आज हम फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड 8 पार्ट को कवर करने वाले हैं एंड दिस इज फ्रॉम द चैप्टर 1 ऑफ द मॉड्यूल ए ऑफ बीएफएम। तो अगर आप भी सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं एंड इफ यू फाइंड द बीएफएम द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो मैंने ब्रेक डाउन किया है पूरे के पूरे बीएफएम के कोर्स को सिर्फ दो पार्ट्स में, फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट, जिसके थ्रू आप डेफिनेटली अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और हाँ, पिछले सभी पार्ट्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे बिकॉज उसमें सभी बेसिक्स को हमने कवर किया है। आज हम न्यूमेरिकल और केस स्टडीज को भी बीच में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड अगर आप लगातार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं और वीडियोस को गो थ्रू कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 8 ऑफ द वीडियो। एंड सबसे पहले जो बात हम कवर करने वाले हैं दैट्स रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज ग्लोबल कोड। तो फॉरेन एक्सचेंज की ग्लोबल कमेटी है जो कि अपनी मीटिंग करती है लंदन में। पर्टिकुलरली उसको एंडोर्स किया गया है कि वो फॉरेक्स ग्लोबल कोड, जो कि एक स्टैंडर्ड कोड रहने वाला है उन सभी पर्सन्स के लिए, उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो होलसेल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में पूरी दुनिया में डील करते हैं। उसका मेन मकसद क्या है कि जो प्रिंसिपल्स हैं, जो एक तरह से सिद्धांत कह लीजिए डील करने के हैं फॉरेन एक्सचेंज में, उनके बारे में स्टैंडर्डाइजेशन करना एंड लोकल पार्टिसिपेंट्स की जो पार्टिसिपेशन है, एंगेजमेंट है, उसको इंक्रीज करना और एक हेल्दी एंड डिसिप्लिन्ड डीलिंग रूम को बनाना। तो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेम, राइट। सो कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो की इंस्टीट्यूशंस हैं? सो वी आर हैविंग द एचकेएमए व्हिच इज फ्रॉम हांगकांग, एमएस है सिंगापुर से, आरबी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बैंक ऑफ कोरिया एंड फर्दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिया एंड फेडरल रिजर्व बैंक फ्रॉम द यूएसए। ऑलरेडी ये एंडोर्स कर चुके हैं। दीज आर की ऑर्गेनाइजेशंस, की अथॉरिटीज जो ऑलरेडी फॉरेक्स ग्लोबल कोड को एंडोर्स करती हैं। इंडिया में जो फेडाई कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर द इंडियन फॉरेक्स मार्केट, वो 1 सितंबर 2021 से इफेक्टिव हुआ है। ठीक है, तो पहले फेडाई अपने हिसाब से देता था, लेकिन अब जो रिवाइज्ड फेडाई का कोड ऑफ कंडक्ट है वो 1 सितंबर 2021 से एप्लीकेबल हुआ है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द गाइडलाइंस बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द ऑथराइज्ड पर्संस। तो मैंने आपको बताया था कि ऑथराइज पर्सन को जो लाइसेंसिंग है वो दी जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, लाइक वी आर हैविंग द एडी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड एफएफएमसीज, यानी कि फुल फ्लेज मनी चेंजर्स, राइट। तो यहाँ पर क्या गाइडलाइंस है उनके बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू ऑथराइज्ड जो डीलर्स हैं कैटेगरी 1 के, ठीक है, जो हर तरह की ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, उनको अलाउ किया गया है कि वो नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अपने अकाउंट्स बाहर ओपन कर सकते हैं अपनी ओवरसीज ब्रांच में या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स में। लेकिन आप पाकिस्तानी बैंक्स में आउटसाइड पाकिस्तान बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूवल के अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। फर्दर इसके अलावा कहा गया है कि रूपी अकाउंट्स फॉर एक्सचेंज हाउसेज जो है, अगर वो आप ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना पड़ेगा। काइंडली प्लीज टेक अ नोट, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। तो अगर आप रूपी अकाउंट ओपन करना चाहते हो एक्सचेंज हाउसेज के लिए तो वहां पर आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। बट इफ वी टॉक अबाउट द फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, तो अब्रॉड में बैंक अपने नाम से अपनी फॉरेक्स एक्सचेंज की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी राउटिंग करने के लिए अकाउंट्स को ओपन कर सकता है और बैंक के बोर्ड की गाइडेंस के हिसाब से जो बैलेंसेस हैं उन अकाउंट्स में मेंटेन किए जा सकते हैं। यानी कि बाहर अगर बैंक चाहें तो वो अपने नॉन इंटरेस्ट बेरिंग जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं वो ओपन कर सकते हैं ओवरसीज ब्रांचेस में, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स में। एंड लेकिन अगर आप पाकिस्तानी बैंक में ओपन करना चाहते हो पाकिस्तान के बाहर, तो वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल पहले लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप रूपी अकाउंट्स खोलते हो एक्सचेंज हाउसेज के लिए, वहां भी आरबीआई का अप्रूवल रिक्वायर्ड है। और इफ वी टॉक अबाउट द फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, अगर हम फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं तो वो भी ओपन किए जा सकते हैं बैंक के अपने नाम में, ताकि जो बैंक की फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन्स हैं उनको राउट किया जा सके और जो बैलेंसेस मेंटेन किए जाएंगे वो बोर्ड की गाइडेंस के हिसाब से आपको मेंटेन करने हैं। देन इट्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट ओवरसीज। तो क्या बाहर इन्वेस्टमेंट करना अलाउड है? यस, इन्वेस्टमेंट करना अलाउड है। आप मनी मार्केट में, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में
1 साल की रेजिडुअल मैच्योरिटी जहाँ पर रहती हो, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर उनकी रेटिंग जो है, वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग की गई है। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो क्या आप बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बैंक्स? बिल्कुल अलाउड है। आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन रेजिडुअल मैच्योरिटी 1 साल से कम हो एंड फर्दर जो रेटिंग है, वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो तो कर सकते हो। इसी तरह से बैंक्स अपने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स में नोस्ट्रो अकाउंट ओपन करते हैं। नोस्ट्रो अकाउंट में बैलेंसेस बड़े होते हैं। अगर ये बैलेंस आप वेकेट नहीं पड़े रहना चाहते, तो आप इनके ऊपर ऑटो स्वीप फैसिलिटी की तरह फैसिलिटी भी लगा सकते हो, जहां पर जो सरप्लस फंड्स होते हैं आपके नोस्ट्रो अकाउंट में, उनको पर्टिकुलरली इस्तेमाल किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए। जो भी अलाउड पर्पसेस हैं, जैसे कि मनी मार्केट में, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनकी रेजिडुअल मैच्योरिटी 1 साल से कम है, वैसे ही नोस्ट्रो अकाउंट का बैलेंसेस भी इन्वेस्टमेंट आगे की जा सकती है। और साथ ही साथ जो आपके रेजिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, उनको फॉरेन एक्सचेंज में लोन चाहिए उस बैलेंस के अगेंस्ट, या फिर आईएनआर में लोन चाहिए, तो डेफिनेटली उनको क्रेडिट एक्सटेंड किया जा सकता है। और साथ के साथ इंडियन कंपनीज की जो सब्सिडरीज हैं, जो जॉइंट वेंचर्स हैं अब्रॉड में, उनको भी इन बैलेंसेस से, नोस्ट्रो अकाउंट के बैलेंसेस से लोन सैंक्शन किया जा सकता है। फिर बात आती है बोरोइंग्स एंड ओवरड्राफ्ट की। जो कोई भी बोरोइंग्स बैंक की बाहर रहेंगी, देखो, जो कोई भी बोरोइंग्स बैंक की बाहर रहती हैं, यानी कि बाहर से पैसा बैंक ने उठाया है, चाहे वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ही क्यों ना हो, या फिर वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपने क्यों ना ली हो, जिसको 5 दिन के बाद, 5 दिन के अंदर अंदर आपने सेटल नहीं किया, वो सभी फैसिलिटीज जो हैं, उनका मैक्सिमम अमाउंट जो होगा, ये सभी फैसिलिटीज जो आपने बाहर से ली, कौन कौन सी फैसिलिटी, चाहे ईसीबी है, चाहे आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है जिसको आप 5 दिन में सेटल नहीं कर रहे हो, अगर तो 5 दिन के अंदर सेटल कर रहे हो तो वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी। लेकिन अगर आप उस फैसिलिटी को 5 दिन में सेटल नहीं कर रहे हो, वो फैसिलिटी या फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, वो आपके अनइम्पेयर्ड टीयर 1 कैपिटल, अनइम्पेयर्ड टीयर 1 कैपिटल वो कैपिटल होती है जो सबसे ज्यादा लिक्विड कैपिटल है, और जिसके अगेंस्ट आपने कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं किया है। वो वैल्यू या 10 मिलियन यूएसडी विच एवर इज हायर, उससे उससे ज्यादा, उससे ज्यादा आप पर्टिकुलरली बोरिंग बाहर से नहीं कर सकते हो। काइंडली ध्यान रखिएगा, अगर बैंक की अनइम्पेयर्ड टीयर 1 कैपिटल 1,000 करोड़ की है, तो बैंक बाहर किसी भी तरह से जो पैसा ले रहा है, वो 500 करोड़ से ज्यादा नहीं ले सकता। दिस इज व्हाट इज मेंट टू बी ओवर हियर, राइट। तो वो ओवर, आप ओवरसीज बोरोइंग करते हो एक्सपोर्ट क्रेडिट के फॉर्म में, टीयर 2 कैपिटल लेते हो फॉरेन हेडक्वार्टर से, किसी भी फॉर्म में लेते हो, वो क्राइटेरिया ये फॉलो होगा। फिर बात आती है फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। तो बैंक्स को अलाउ किया गया है कि आप रेजिडेंट्स के जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उनको बुक कर सकते हो, यानी कि जो परमिसिबल ट्रांजैक्शंस रेजिडेंट्स को अलाउड है कि आप फॉरेन एक्सचेंज के तहत, मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। अगर उसके तहत रेजिडेंट को कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करना है, तो वो भी बुक करना अलाउ किया गया है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए रहेगा कि भाई वो ये ट्रांजैक्शन करने वाला है। और साथ के साथ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैच्योरिटी ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, वो अंडरलाइंग जो पर्पस था, जिस पर्पस के लिए उसने ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करना है, उस पर्पस से ज्यादा टेनर के लिए आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक नहीं कर सकते हो। एंड फॉरवर्ड बुकिंग जो होगी, वो इंपोर्टर एक्सपोर्टर की पास्ट परफॉर्मेंस जैसे रही है, एंड फर्दर जो टर्नओवर फैसिलिटी उनकी रही है, उसके हिसाब से आप उनको अलाउ कर सकते हो। और साथ ही साथ जो स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को क्रेडिट फैसिलिटी लिमिट के लिए भी अपना बुक कर सकते हैं। रेजिडेंट जो इंडिविजुअल्स हैं, जो मैक्सिमम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो बुक कर सकते हैं, वो 1 लाख यूएसडी का कर सकते हैं, और मैक्सिमम 1 साल तक के टेनर के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को वो बुक कर सकते हैं। मोटे मोटे रूप में समझाऊं आपको, तो जो रेजिडेंट्स हैं उनको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अलाउड है, लेकिन उनको अंडरलाइंग अपना जो प्रूफ है, एविडेंस है, देना पड़ेगा। एविडेंस के टेनर से ज्यादा अमाउंट का, ज्यादा मैच्योरिटी का आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम जो आप टेनर रख सकते हो, 1 साल का रख सकते हो। मैक्सिमम अमाउंट जिसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक हो सकता है, वो 1 लाख यूएसडी का हो सकता है, वो भी डिलीवरेबल बेसिस के ऊपर ओनली। ऐसा नहीं है कि स्पेकुलेशन बेसिस के लिए होगा, नॉट फॉर द सेम, सिर्फ डिलीवरी बेसिस पर होगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द अदर डेरिवेटिव्स। तो ऑथराइज्ड जो डीलर्स कैटेगरी 1 बैंक्स हैं, उनको अलाउ किया गया है कि वो और डेरिवेटिव, जैसे आईआरएस
जो इंटरेस्ट रेट स्वैप है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, कूपन स्वैप है, फॉरेन एक्सचेंज ऑप्शंस हैं, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट हैं, कैप कॉलर्स हैं, ये अलाउ कर सकते हैं ताकि जो इनके कस्टमर्स हैं वो अपने आप को सेफ गार्ड कर पाए। अभी ना हमने एफआरए के बारे में, कैप्स के बारे में, कॉलर्स के बारे में पढ़ा नहीं है, राइट? जैसे कि एक पर्टिकुलर आपके पास इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है, वो मल्टीपल आपके जो भी इनफ्लोज आ रहे हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए होता है ना, एफआरए सिंगल एक्सचेंज के लिए होता है। कैप्स एंड कॉलर्स इज समथिंग रिलेटेड टू कि इससे ऊपर या इससे नीचे का आपको सेफ गार्ड प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो फॉरेक्स रुपी स्वैप जो होते हैं वो अलाउ किए जा सकते हैं रेजिडेंट्स को एंड फॉर फॉरेक्स पर्पसेस या फिर रुपी लाइबिलिटी के लिए, ताकि वो अपने लॉन्ग टर्म एक्सपोजर को सेफ गार्ड कर पाए। एंड इवन क्रॉस करेंसी ऑप्शंस भी अलाउड है। क्रॉस करेंसी ऑप्शंस क्या होती हैं? जैसे एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करके, जैसे हमने चेन रूल पढ़ा था ना, सेम उसी तरीके से, ठीक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन के अकॉर्डिंग जो क्रॉस करेंसी ऑप्शंस हैं ऑन अ बैक टू बैक बेसिस वो भी अलाउ की गई हैं। ये बाकी डेरिवेटिव्स भी अलाउ किए गए हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक। तो कुछ एक अरिथमेटिक का कंसेप्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था, विच वाज पर्टिकुलर रिलेटेड टू, एक बार आपको यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। जैसे कि कहा गया है कि 1 USD इज इक्वल टू 82.10/30। यहाँ पर 82.10 जो है वो बाइंग रेट है, 82.30 जो है वो सेलिंग रेट है। ये तो चीज क्लियर हो गई थी। अब आपको 1 मंथ फॉरवर्ड दिया गया है, लेट्स से 20/30 दिया गया है, तो ये बाइंग के फॉरवर्ड पॉइंट्स है, ये सेलिंग के फॉरवर्ड पॉइंट्स है। इफ द सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स आर ग्रेटर देन द बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट्स, हम कहते हैं कि करेंसी जो है आफ्टर 1 मंथ वो क्या चल रही है, प्रीमियम के ऊपर चल रही है। एंड इफ सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स आर लेसर देन दैट ऑफ द बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट्स, इसका मतलब है कि करेंसी जो है वो डिस्काउंट के ऊपर चल रही है। अगर प्रीमियम पर है तो फॉरवर्ड पॉइंट्स को ऐड कर देते हैं, और अगर डिस्काउंट पर है तो फॉरवर्ड पॉइंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये चीज होती है, राइट? नो, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस जो होती हैं उनको कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने आपको इंटरबैंक रेट और मर्चेंट रेट में डिफरेंस समझाया था। इंटरबैंक रेट होता है जब बाइंग रेट है, सेलिंग रेट है। लेकिन जब बैंक कस्टमर के साथ डील कर रहा है तो कस्टमर जिस रेट पर खरीदना चाहता है, कस्टमर जो खरीदना चाहता है तो वो उस रेट पर खरीद पाएगा जिस रेट के ऊपर बैंक सेल करने को रेडी है। यही पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, बैंक का व्यू पॉइंट है। यानी कि बैंक सेल करेगा फॉरेन करेंसी को एट अ पॉइंट जहां पर कस्टमर खरीदने को रेडी है। बेसिकली जिस जिस पॉइंट पर कस्टमर खरीदेगा वो खरीदेगा जिस पर बैंक बेचने को रेडी है, राइट? ये चीज होती है। तो दो तरह के रेट है, एक आपके पास परचेज रेट है, एक परचेज रेट है। द रेट एट विच द बैंक परचेजेस द रेट एट विच द बैंक परचेजेस द फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द कस्टमर, उसको हम परचेज रेट कहते हैं या बिड रेट कहते हैं। एंड सेल रेट समथिंग रिलेटेड टू जहां पर बैंक बेचने के लिए रेडी खड़ा है कस्टमर को, उसको सेलिंग रेट कहते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द इनवर्ड रेमिटेंस की। इनवर्ड रेमिटेंस क्या होती है? बैंक को फॉरेन करेंसी मिलती है उसके नोस्ट्रो अकाउंट के तहत। फॉरेन करेंसी नोट था, ट्रेवलर चेक था, या फिर नोस्ट्रो के थ्रू बैलेंस मिल गया, वो इनवर्ड रेमिटेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? इनवर्ड रेमिटेंस कहलाती है। एग्जांपल के थ्रू समझो। लेट्स से केस की पर्सन ए है यहाँ पर और यहाँ पर है बैंक एक्स वाई जेड, और बैंक एक्स वाई जेड का यहाँ पर एक चल रहा है नोस्ट्रो अकाउंट, राइट? और इस कस्टमर के पैसे इस अकाउंट में हो गए हैं क्रेडिट। तो ये क्या है? दिस इज इनवर्ड रेमिटेंस। दिस इज इनवर्ड रेमिटेंस। और ये पैसा यहां पर ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। दिस सम हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है यहां पर पैसा। जब पैसा अब ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है तो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? टीटी रेट वुड बी एप्लीकेबल और द बाइंग रेट बिल्स रेट वुड बी एप्लीकेबल। बिल्स रेट एप्लीकेबल होगा या टीटी रेट होगा? डेफिनेटली द टीटी रेट वुड बी एप्लीकेबल। व्हाई? बिकॉज सेटलमेंट ऑलरेडी हो चुका है, सेटलमेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड, राइट? ये चीज क्लियर है यहाँ पर। अब जब ऑलरेडी हो चुका है तो टीटी रेट एप्लीकेबल रहेगा। अच्छा, अब यहां पर ये पैसा किसको बिलोंग करता है? दीज यूएसडी, लेट्स से यूएसडी हुए थे क्रेडिट, तो ये यूएसडी जो है कस्टमर को बिलोंग करते हैं। सो बेसिकली कस्टमर अब पैसे लेना चाहता है आईएनआर में, इंडियन रुपी में। तो कस्टमर बेसिकली क्या करना चाहता है? इस करेंसी को सेल करना चाहता है। नाउ द सेम पॉइंट, ये किस रेट पर सेल कर पाएगा? जिस रेट पर बैंक खरीदने को रेडी है, बिड कर रहा है टू बाय, राइट? तो यहां पर बैंक कौन सा कोड देगा? द बैंक विल बी गिविंग द बाइंग कोड, राइट? तो रेट कौन सा एप्लीकेबल रहेगा? इट विल बी द टीटी बाइंग रेट विच विल बी एप्लीकेबल। टीटी बाइंग रेट विच विल बी एप्लीकेबल। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको?
इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? देखो यहां पर रेट किस हिसाब से डिस्कवर किया, अभी बेसिकली लुक की ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुकी है तो पता लग गया कि बिल्स रेट है कि टीटी रेट है। नाउ जब ये पता लग गया कि बिल्स रेट है कि टीटी रेट है, तो यहां पर कस्टमर को कौन सा कॉस्ट दिया जाएगा ये चेक करना है। वो कैसे चेक करोगे, कस्टमर खरीद रहा है कि बेच रहा है? अगर कस्टमर खरीद रहा है तो सेलिंग रेट देगा, सेलिंग कॉस्ट देगा बैंक। अगर कस्टमर बेच रहा है तो बैंक बाइंग कॉस्ट देगा। दिस इज द सिनेरियो, राइट? इसी तरह से आप रेट डिस्कवरी करते हो, ठीक है? तो यहां पर भी देखो ये चीज लिखा हुआ है, कस्टमर अकाउंट इज क्रेडिटेड इन आईएनआर एट द एप्लीकेबल परचेज रेट। तो एप्लीकेबल परचेज रेट के ऊपर आईएनआर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। सो टीटी बाइंग रेट या फिर जो ट्रेवल चेक बाइंग रेट है या करेंसी बाइंग रेट जो है, दैट विल बी एप्लीकेबल। इसके ऑपोजिट अगर आपको रिमिटेंस करनी है, सेम तरीके से सोचो, अभी जस्ट थिंक इन द सेम मैनर। अगर कस्टमर है कोई एंड उसको पैसा बाहर भेजना है, लेट्स टेक द केस कि ए पर्सन है और इसको पैसा रिमिट करना है, रेमिटेंस जो है वो बाहर भेजनी है, इसको पैसा बाहर भेजना है। तो कैसे भेजेगा बाहर? अभी भाई इसने यूएसडी बाहर भेजने हैं, इसके पास तो आईएनआर है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन विल बाय द यूएसडी, और किस रेट पर बाय कर पाएगा? जिस रेट पर बैंक सेल करने को रेडी है, यानी कि बैंक कौन सा कॉर्ड देगा? सेलिंग कॉर्ड देगा। ये चीज क्लियर होगी? राइट, हो गई जी, क्लियर हो गया। अच्छा, डू लेट मी नो वन अदर थिंग। यहां पर जो रेट एप्लीकेबिलिटी रहेगी, टीटी रेट एप्लीकेबिलिटी रहेगी या फिर बिल्स रेट एप्लीकेबिलिटी रहेगी? विच रेट विल बी एप्लीकेबल ओवर हियर, टीटी रेट और द बिल्स रेट? डेफिनेटली द टीटी रेट। वाई? देखो बैंक ने तो इंस्टेंटेनियसली अपने नोस्त्रो अकाउंट से पैसा डेबिट करना है और कस्टमर को प्रोवाइड करना है, उसमें टाइम थोड़ा ना लगेगा। तो यहां पर जो कॉर्ड दिया जाएगा, दैट विल बी द टीटी सेलिंग रेट कॉर्ड विच विल बी गिवन, राइट? ये चीज क्लियर हो गया। तो बैंक जो है कस्टमर के अकाउंट से आईएनआर को कर लेगा डेबिट और कन्वर्ट कर देगा आईएनआर को फॉरेन एक्सचेंज में। एप्लीकेबल सेलिंग रेट कौन सा? टीटी सेलिंग रेट के ऊपर कन्वर्ट कर देगा। तो ये पॉइंट्स ना देखने को लगते हैं कि भाई ये पॉइंट्स क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही याद कर लेते हैं। नो, लॉजिकल तरीके से करोगे तो डेफिनेटली चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, कोई क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द कॉमन पर्पसेस फॉर एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के क्या हो सकते हैं। फैमिली मेंटेनेंस, इनवर्ट रेमिटेंस क्या हो सकती है? फैमिली रिमिटेंस, अपने मेंटेनेंस के लिए पैसा आया है, एजुकेशन पर्पज से अपने पैसा आया है, गिफ्ट मिला आपको बाहर से, डोनेशन मिली है एफसीआरए के अंदर, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत आपको अ, बाहर से डोनेशन मिली है। या फिर एनआरआई पर्सन ने अपने किसी सेविंग अकाउंट में पैसा डाला हो सकता है। एक्सपोर्ट के प्रोसीड्स आ सकते हैं, बाहर आपने एक्सपोर्ट किया था उसका पैसा आया है। हो सकता है कि बाहर कंपनी ने एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की हो, या फिर फॉरेन जो आपका वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो की गई है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट की गई है बाहर के इन्वेस्टर की तरह इंडिया में। या हो सकता है कि आपको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग मिली है बाहर से, या फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स डिसबर्समेंट हुई है इंडियन कंपनीज के द्वारा, वो पैसा आया बेसिकली, ठीक है? तो वो इनवर्ड रिमिटेंस के एग्जांपल्स हैं। आउटवर्ड रिमिटेंस की हो सकती है, बाहर पैसा भेज रहे हो फैमिली मेंटेनेंस के लिए, बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हो, मेडिकल बेसिस पर भेज रहे हो, किसी को बाहर गिफ्ट कर रहे हो। तो ये सारी ट्रांजेक्शन इसमें कवर्ड हैं। दीज ऑल आर कवर्ड अंडर द एलआरएस, liberalized remittance scheme. These all are covered under the liberalized remittance scheme. इनके अंदर कवर किया गया, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर इनको कवर किया गया है, राइट? अब जब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर इनको कवर किया गया, इनकी पर्टिकुलर अमाउंट कितना अलाउड होता है? अप टू 2,50,000 यूएसडी। कितना होता है? 2,50,000 यूएसडी का जो अमाउंट है वो यहां पर अलाउ किया गया था, दैट इज अलाउड। इतना अलाउ आपको किया जाता है पर फाइनेंशियल ईयर, पर इंडिविजुअल, राइट? या हो सकता है कि आपने रिपेट्रिएशन करी हो, अपना पैसा जो यहाँ पर एनआरई एनआरओ एफसीएनआर अकाउंट्स में पड़ा था वो पैसा बाहर भेजा हो। या इंपोर्ट बिल हो सकता है, आपने पैसा बेसिकली बाहर भेजना है, क्यों? क्योंकि आपने बाहर से सामान इंपोर्ट किया था। या फिर आप हो सकता है ओडीआई कर रहे हो, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये भी तो हो सकती है ना ये चीजें। या डब्ल्यूएस कर रहे हो अब्रॉड, ये भी चीज हो सकती है। ईसीबी लोन की रीपेमेंट कर रहे हो, जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग ली थी, जो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू कितना अलाउड है? 750 मिलियन यूएसडी। कितना अमाउंट अलाउड है आपको? किसके थ्रू? ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, ईसीबी के तहत। अगर उसकी रीपेमेंट कर रहे हो तो भी पर्टिकुलर हो गया। या फिर लाइसेंसिंग फीस भेज रहे हो पेटेंट के लिए, ट्रेडमार्क के लिए, वो भी हो सकता है, राइट? सो दीज ऑल कुड बी रिलेटेड टू आपके
आउटवर्ड रेमिटेंस की एग्जांपल हो सकती हैं, एंड दीज वर ऑल रिलेटेड टू योर इनवर्ड रेमिटेंस एग्जांपल्स, राइट? क्लियर है चीज? नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स फॉर द फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक्स, एंड आपके बहुत से लॉजिक्स जो हैं वो यहाँ पर कवर होने वाले हैं, सो काइंडली पे अटेंशन टुवर्ड इट। तो आपको इंटरबैंक स्पोर्ट रेट दिया गया है, स्पोर्ट रेट यानी कि T+2 डेज बेसिस पर आपकी क्या हो रही है, सेटलमेंट होने वाली है, T+2 डेज बेसिस पर, ठीक है। यूएसडी टू आईएनआर का रेट है 75.007 0050 एंड 75.0075, राइट? सो ये आपका बाइंग रेट है एंड दिस इज योर सेलिंग रेट, और मार्जिन कितना दिया गया, मार्जिन इज 10 पैसे, एंड इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, अगर तो सेलिंग रेट है, अगर तो सेलिंग रेट कॉट होना है तो आपका मार्जिन जो है वो ऐड होता है, मार्जिन इज एडिड, राइट? एंड अगर आपका बिल, आपका बाइंग रेट है, कोई सा भी बाइंग रेट हो, बिल्स बाइंग रेट हो या टीटी बाइंग रेट हो, तो आपका मार्जिन जो होता है वो होता है सब्ट्रैक्ट। क्लियर है ये चीज? ध्यान में रखना। नाउ इनवर्ड रेमिटेंस रेट, इनवर्ड रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्ड रेमिटेंस? बाहर से पैसा आया है, बाहर से पैसा आया है आपके पास, राइट? तो बैंक जो है वो बाय करता है यूएसडी को आपसे, क्यों बाय करेगा भाई? क्योंकि बाहर से पैसा आया, अभी तो आपको ऊपर बताया मैंने, इनवर्ड रेमिटेंस होती है जब, तो बाय करता है पैसा, तो कॉट कौन सा देता है, बाइंग का कोड देता है, पैसा ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका आपका, तो उसके केस में टीटी बाइंग रेट एप्लीकेबल रहता है, टीटी बाइंग रेट जो है कस्टमर को कॉट किया जाएगा, राइट? एंड टीटी बाइंग रेट का फॉर्मूला क्या रहेगा, दिस इज क्वाइट सिंपल, स्पॉट रेट, और क्योंकि बाइंग रेट है तो एक्सचेंज मार्जिन क्या होगा, माइनस, तो एक्सचेंज मार्जिन जो है वो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यही चीज देखो यहाँ पे की गई है। बाइंग रेट क्या था, 75.0050। अब ये रेट क्यों दिया गया, क्योंकि कस्टमर को पैसा बिलोंग करता था बाहर से आया हुआ, वो उस यूएसडी को बेचना चाहता है। फर्ज कर लो आपके नाम से यूएसडी आप बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट हो गए, 10,000 यूएसडी आ गए। अब आप वो 10,000 यूएसडी को सेल करना चाहते हो, किस रेट पर सेल कर पाओगे, जिस रेट पर बैंक खरीदने को रेडी है, राइट? एंड क्योंकि ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है तो टीटी रेट एप्लीकेबिलिटी रेट रहेगी, राइट? सो टीटी बाइंग रेट रहेगा, और जब बाइंग रेट रहेगा टीटी वाला तो स्पोर्ट रेट माइनस एक्सचेंज मार्जिन, बस हो गया काम खत्म, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास एक्सचेंज मार्जिन जो है वो 10 पैसा दिया गया है, 10 पैसा यानी कि 0.10, राइट? तो 75.0050, वाई 0050, बिकॉज बाइंग रेट था, तो बाइंग रेट को पिक कर लिया, एंड इट विल बी 75.0050 माइनस 0.100, राइट? तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया अकॉर्डिंगली, हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया अकॉर्डिंगली 74.9050, दिस वुड हैव बीन आंसर हियर। क्लियर है जी चीज? ना उसी के साथ मिलती जुलती चीज है आउटवर्ड रेमिटेंस, है आपने पैसे बाहर भेजने हैं, आपके पास तो इंडियन रुपी है लेकिन पैसे बाहर भेजने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरेक्स को बाय करना पड़ेगा। बाय किस रेट पर कर पाओगे, जिस रेट पर बैंक सेल करने को रेडी है, सो टीटी सेलिंग रेट वुड बी एप्लीकेबल। तो सेलिंग रेट में क्या रहेगा, जो स्पोर्ट रेट है, whatsoever the spot rate is particularly there, right, उसमें एक्सचेंज मार्जिन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, we will be adding the exchange margin to it। क्लियर है चीज? एक्सचेंज मार्जिन को ऐड क्यों किया, सब्ट्रैक्ट क्यों किया, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, आई विल बी मार्किंग इट इंपॉर्टेंट, तो काइंडली इसको बाद में भी एक बार गो थ्रू कर लेना, छोड़ना नहीं है, राइट? सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आपको यूएसडी टू आईएनआर का मार्केट कॉर्ड दिया गया, दिस इज द यूएसडी टू आईएनआर कॉर्ड, दिस इज अ बाइंग कॉर्ड, दिस इज अ सेलिंग कॉर्ड, राइट? ये आपको कॉर्ड दिया गया, कस्टमर हैज इनफ्लो ऑफ यूएसडी 1 लाख, टीटी फॉर एक्सपोर्ट्स यानी कि बाहर एक्सपोर्ट्स किया था, उसके बदले में टेलीग्राफिक ट्रांसफर आया है 1 लाख यूएसडी का, 1 लाख यूएसडी आपका आ चुका है बाहर से, बाहर से आ चुका है, तो आपको बिलोंग करते हैं। जब आपको आईएनआर चाहिए रहेगा तो क्या करोगे, आप इस यूएसडी को सेल कर दोगे, क्या कर दोगे, सेल कर दोगे, और सेल करोगे तो बैंक आपको कौन सा कोड देगा, बैंक वुड बी गिविंग यू द बाइंग कोड, क्योंकि आप उस रेट पर सेल कर पाओगे जिस रेट पर बैंक जो है वो बाय कर रहा है। क्लियर है? तो यहां पर कॉर्ड कौन सा जाएगा, बाइंग कॉर्ड जाएगा। अच्छा, बाइंग कॉर्ड है कौन सा, 76.09 वाला, ये बाइंग कॉर्ड है, 76.09 इज अ बाइंग कॉर्ड। और यहां पर अगर मार्जिन दिया होगा लेट्स से 10% या 0.15% जो था वो एक्सचेंज मार्जिन दे दिया, लेट्स जस्ट अज्यूम द थिंग, राइट? तो यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि कौन सा कॉर्ड था, इट वाज द बाइंग कॉर्ड बाय द बैंक। बाइंग के केस में एक्सचेंज मार्जिन हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, तो इसको
ये सिंपल कैलकुलेटर आपको एग्जाम में अलाउड है, तो इसी का यूज कर लेते हैं। 76.09 माइनस 0.15%, ये बन गया 75.975, 75.975,865. दिस वुड हैव बीन आंसर, राइट। काफी हद तक मिलता जुलता था फर्स्ट एग्जांपल के साथ ही, तो ऑलरेडी हमारा वो लॉजिक वहां पर कंप्लीट हो चुका था। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड एग्जांपल। एक्सपोर्ट बिल है 5 लाख यूएसडी का, 120 डेज फ्रॉम शिपमेंट, 120 डेज फ्रॉम शिपमेंट, राइट। और स्पोर्ट दिया गया रेट इतना, फॉरवर्ड प्रीमियम दिया गया है जनवरी का आपको, मार्जिन दिया गया है, इंटरेस्ट दिया गया है 8.50%, कमीशन इज गिवन टू बी 0.0625%, राइट। ये सारा डाटा आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू, राइट। अब देखो बिल्स बाइंग रेट कैलकुलेशन के स्टेप क्या होंगे बिल्स बाइंग रेट। वाई बिल्स बाइंग रेट, मैं आपको क्यों कह रहा हूं बिल्स बाइंग रेट, क्योंकि पहली चीज तो ये एक्सपोर्ट बिल था। अब एक्सपोर्ट बिल जब भी है ना, तो माइंड में एक पिक्चर बननी चाहिए। कौन सी पिक्चर? कि यहां पर एक कस्टमर है एक्सपोर्टर, मैं ई लिख देता हूं क्योंकि ये एक्सपोर्टर है, ठीक है। और इस एक्सपोर्टर ने सामान बेचा है किसको? बी पर्सन को, इंपोर्टर को। और यहां पर इसने सामान बेच दिया, लेकिन बी ने अभी पैसे नहीं दिए, और पैसे कब देने? लेट्स से 120 डेज के बाद देने। तो एक्सपोर्टर ने एक बिल ड्रॉ कर दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया है पर्सन बी के ऊपर, बिल ड्रॉ कर दिया। अब पर्सन बी जो है इस बिल को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा और बिल को वापस दे देगा पर्सन ए को, यानी कि बिल को एक्सेप्ट कर लिया और वापस कर दिया पर्सन ए को। नाउ पर्सन ए चला गया है अपने बैंक के पास कि बैंक इसको डिस्काउंट कर दे, कि बैंक इसको क्या कर दे? डिस्काउंट कर दे, राइट। एंड पर्टिकुलरली क्या होगा कि बैंक अब इसको एक रेट कॉट करेगा। वाई कॉटिंग द रेट? बिकॉज ये पैसा कस्टमर को मिलना है, बेनिफिशियल ऑनर है ना ये, द एक्सपोर्टर इज अ बेनिफिशियल ऑनर, ठीक है। तो ये जो 5 लाख यूएसडी थे, ये बेसिकली बिलोंग करते हैं किसको? पर्सन ए को बिलोंग करते हैं। एंड ये इनको सेल करना चाहता, तो बैंक कौन सा कोड देगा? बैंक विल बी गिविंग द बाइंग कोड, बिकॉज ये सेल उस रेट पर कर पाएगा जिस रेट पर बैंक जो है वो खरीदने को रेडी है, द रेट एट विच द बैंक इज रेडी टू बाय। तो बैंक ने बाइंग रेट दे दिया। लेकिन क्योंकि अब ये बिल जो ड्रॉ किया गया है, दिस इज गोइंग टू बी मैच्योर आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने से पहले तो इंपोर्टर पैसे नहीं देगा। तो यहां पर ये कौन सा बिल हुआ? दिस इज द यूसेंस बिल। अगर तो डिमांड बिल हो, अगर तो डिमांड बिल हो फिर परचेजिंग कहते हैं, देन वी से टू बी परचेजिंग हो रही है, राइट। लेकिन जहां पर आपके पास क्रेडिट पीरियड मिल गया है, उसे हम क्या कहते हैं? वी से टू बी द, वहां पर हम क्या कहते हैं? वी से टू बी द यूसेंस बिल, ठीक है। वहां पर हम इसको यूसेंस बिल के नाम से जानते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी अभी, राइट। तो इस केस में अब क्या किया जाएगा? अब इस केस में बाइंग रेट दिया जाएगा, एंड क्योंकि यहां पर गैप बीच में पड़ गया है, तो इट विल बी द बिल्स बाइंग रेट विच विल बी एप्लीकेबल, ओके। बिल्स बाइंग रेट जो होगा वो यहां पर एप्लीकेबल रहेगा। एंड व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द सेम? क्या फॉर्मूला रहेगा? इफ वी से बिल्स बाइंग रेट है, बिल्स बाइंग रेट है, तो क्या फॉर्मूला रहने वाला है? दिस विल बी द स्पोर्ट रेट प्लस माइनस प्रीमियम और डिस्काउंट, एंड क्योंकि बाइंग रेट है तो माइनस एक्सचेंज मार्जिन, राइट। ये यहां पर क्राइटेरिया रहने वाला है, ओके। अब इसकी कैलकुलेशन को देखते हैं। स्पोर्ट रेट दिया गया है, बाइंग रेट एप्लीकेबिलिटी है, तो स्पोर्ट रेट में से हमने ये बाइंग रेट जो था ये पिक कर लिया है। ये बाइंग रेट है 75.14 का। अब इसमें प्रीमियम ऐड करने वाले हैं हम, क्यों? क्योंकि बाइंग रेट में अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर आफ्टर द 120 डेज पीरियड, जो करेंसी है यहाँ पर फॉरवर्ड पॉइंट ये रहे, ये बाइंग ये सेलिंग, सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स आर ग्रेटर देन द बाइंग, यानी कि करेंसी जो है वो प्रीमियम पर एप्लीकेबल है। और व्हेन द करेंसी इज अवेलेबल एट प्रीमियम, तो जो फॉरवर्ड पॉइंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं? ऐड करते हैं, राइट। यही होता है ना पॉइंट। तो यहां पर हमने फॉरवर्ड जो पॉइंट्स है बाइंग वाले 75.14 में 0.545 को ऐड कर दिया, एंड दिस इज योर स्पोर्ट रेट, दिस इज योर फॉरवर्ड रेट आफ्टर 120 डेज। ये फॉरवर्ड रेट हो गया, ये फॉरवर्ड आपका रेट आ गया आफ्टर 120 डेज। यहां तक क्लियर होगा पॉइंट?
उसके बाद क्योंकि बाइंग रेट है तो एक्सचेंज मार्जिन को क्या करेंगे, एक्सचेंज मार्जिन वुड बी सब्ट्रैक्टेड, सीधा सा हिसाब, बाइंग है तो एक्सचेंज मार्जिन सब्ट्रैक्ट ही होगा, तो एक्सचेंज मार्जिन को हमने यहां पर कर दिया सब्ट्रैक्ट, सो आंसर वुड बी 75.4766, उसको राउंड ऑफ कर दिया, डेट वुड बी इट। क्लियर है चीज, ये चीज क्लियर है आपको यहाँ पर, तो रेट डिस्कवरी इस हिसाब से होती है, ये जो कमीशन दिया है, इंटरेस्ट दिया है, दिस इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट, जस्ट आपको बहकाने के लिए दिया है। आफ्टर दैट द फोर्थ वन, तो थर्ड एग्जांपल को मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं क्योंकि ये अलग कंसेप्ट था, ठीक है। अब फोर्थ एग्जांपल की तरफ चलते हैं, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू रिटायरमेंट ऑफ द इंपोर्ट बिल। भाई इंपोर्ट बिल ना अलग से कोई चीज नहीं होती है, अलग से कोई चीज नहीं है, जैसे हमने पढ़ा था ना, एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट कर रहा है, बी इंपोर्टर है, इसने बिल ड्रॉ किया, इसने एक्सेप्ट करके दे दिया, इसने डिस्काउंटिंग के लिए चला गया अपने बैंक के पास, बैंक ने इसको पैसे प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। एंड अब यहां पर मान लो इंपोर्टर की एक जगह पर हो आप, लेट्स से इंपोर्टर इंडिया से है और आप इंपोर्टर की जगह पर हो, राइट। अब इंपोर्टर जो है वो अभी 4 महीने का टाइम इसको दिया गया था, 4 मंथ्स का, कि भाई पैसे पे करने हैं, लेकिन ये पैसे पहले पे करना चाहता है, दिस इज सर्टिफिकेट, इसको कहते हैं इंपोर्ट बिल रिटायरमेंट या रिटायरमेंट ऑफ द इंपोर्ट बिल, एक ही चीज है, ठीक है। तो ये अब रिटायरमेंट करना चाहता है इंपोर्ट बिल की। अब उस सिनेरियो के लिए क्या करता है पर्सन, अब इंपोर्ट बिल को क्या करना है इसने, रिटायर करना है, तो रिटायर करने के लिए क्या करेगा, जो इंपोर्टर है डेट विल बी गोइंग टू इट्स बैंक, तो ये जाता है अपने बैंक PQR के पास, और इस बैंक के पास जाकर के बोलता है कि मैंने पैसे पे करने हैं। अब इसके पास थे लेट से INR, तो पैसे तो लेट से इसने यूरो में पे करने थे, ये यूरोप से था पर्सन, जो एक्सपोर्टर था वो यूरोप से था, तो इसने पैसे पे करने थे यूरो में। अब इसके लिए इसको यूरो परचेज करने पड़ेंगे, क्या करने हैं, इसने क्या बाय करने हैं, यूरो बाय करने हैं। कौन से रेट के ऊपर बाय कर पाएगा, जिस रेट के ऊपर बैंक सेल करने को रेडी है। लेट से इसका नोस्टर अकाउंट यहां पर फॉरेन करेंसी में पड़ा है, तो बैंक के पास तो ऑलरेडी बैलेंस पड़ा है, ठीक है, तो यूरो बाय करने यानी कि इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होगी, तो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, बैंक कौन सा कोड देगा, बैंक विल बी गिविंग द सेलिंग कोड, बैंक विल बी गिविंग द सेलिंग कोड, बैंक सेलिंग कोड दे देगा। क्लियर है चीज, बैंक सेलिंग कोड देगा ना यहाँ पर, तो सेलिंग कोड दे देगा बैंक, और ये पर्सन जो है वो बाय कर लेगा। क्लियर है, तो कौन सा रेट एप्लीकेबल हुआ, TT सेलिंग रेट एप्लीकेबल हो गया, TT सेलिंग रेट एप्लीकेबल हो गया। ये कौन सी ट्रांजैक्शन के लिए हुआ, ये फर्स्ट लेग ऑफ द ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल हो, मैं #1 लिख रहा हूं यहां पर, दिस इज फॉर द फर्स्ट लेग ऑफ द ट्रांजैक्शन, जहां पर सिर्फ और सिर्फ, जहां पर सिर्फ और सिर्फ बी पर्सन ने, इंपोर्टर ने फॉरेन करेंसी को परचेज किया, लेकिन अब ये बैंक जो है ये जाएगा अब आगे, ये बैंक जो है ये आगे इन USD को जाएगा लेकर के किसके पास, XYZ बैंक के पास, क्योंकि बिल को रिटायर करवाना है, सो देयर इज अ डिले, सो देयर इज अ डिले इन दिस, रिटायरमेंट में क्या रहेगा, डिले रहेगा। सो अल्टीमेटली रेट कौन सा एप्लीकेबल रहेगा, इट विल बी द बिल्स सेलिंग रेट विच विल बी एप्लीकेबल, कौन सा रहेगा, क्योंकि डिले आ गया, क्योंकि पहले सेलिंग कोड दिया था, तो बिल्स सेलिंग रेट विच विल बी एप्लीकेबल ओवर हेयर, काइंडली टेक अ नोट। तो सेलिंग रेट यहां पर एप्लीकेबिलिटी बन गई है, कौन सा, बिल्स सेलिंग रेट इज नाउ एप्लीकेबल। तो दिस इज द लेग 2, सेकेंड लेग है ये सेकेंड लेग है। फर्स्ट लेग थी फॉरेन एक्सचेंज को बाय किया है, सेकेंड लेग है जहां पर पर्टिकुलरली आपके पास डिले है, तो यहां पर क्या फॉरवर्ड रेट एप्लीकेबल रहेगा, इज द फॉरवर्ड रेट एप्लीकेबल, क्वेश्चन यहां पर लिख देता हूं कि इस सिनेरियो में क्या फॉरवर्ड जो रेट है एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, तो आंसर इज नो, फॉरवर्ड रेट एप्लीकेबल इस सिनेरियो में नहीं होगा। तो सिंपली वी कैन से कि जो बिल्स सेलिंग रेट है, जो बिल्स सेलिंग रेट है, इसके केस में फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉट रेट रहेगा जिसके ऊपर चीज को खरीदा बेचा गया, क्योंकि सेलिंग रेट था, तो आप एक्सचेंज मार्जिन कौन से रेट के लिए, TT सेलिंग रेट के लिए जो एक्सचेंज मार्जिन था उसको ऐड कर दोगे, प्लस फिर उसके बाद एक्सचेंज मार्जिन जो बिल्स
सेलिंग रेट के लिए था वो ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर देखो एक्सचेंज मार्जिन दो ऐड किए जाएंगे, एंड मैं इस पर्टिकुलर टर्म को पहले ब्रैकेट में रख रहा हूँ क्योंकि पहले ये एक्सचेंज मार्जिन ऐड होगा, फिर उसके बाद बिल्स वाला एक्सचेंज मार्जिन आपके उसके ऊपर ऐड होगा। क्लियर है ये पॉइंट? काइंडली टेक अ नोट। अब इसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आपको दोबारा से ये एक्सप्लेन कर दूंगा, डो नॉट वरी अबाउट, राइट। तो रिटायरमेंट करनी है, यहाँ पर जीबीपी टू यूएसडी का रेट गिवन है, यूएसडी टू आईएनआर का रेट आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले तो क्या रहेगा, इट विल बी द चेन रूल। यहाँ पर चेन रूल का इस्तेमाल करते हुए जो क्रॉस रेट है वो हम फाइंड आउट करेंगे, जो क्रॉस रेट है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। एंड वो फाइंड आउट कैसे करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जीबीपी टू यूएसडी है। अब इसमें हम क्या करेंगे पर्टिकुलरली, सबसे पहले देखो यहाँ पर रिटायरमेंट करनी है तो पर्सन के पास क्या है, आईएनआर है। सबसे पहले वो पर्सन जो है यूएसडी को बाय कर लेगा, किस रेट के ऊपर बाय कर पाएगा, जिस रेट पर बैंक सेल करने को रेडी है। तो ये बाइंग रेट है, ये सेल रेट है। तो यहाँ पर 75.487 वाला जो रेट है, ठीक है, वो पर्टिकुलरली पहले बाय कर लेगा किस रेट पर, 75.4870 पर। आप कहो तो मैं एक अलग शीट में आपको साथ में सॉल्व करके दिखा देता हूँ, डेट विल बी मच हेल्पफुल। तो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि जीबीपी टू यूएसडी का रेट दिया गया है, यू आर प्रोवाइडेड विद जीबीपी टू यूएसडी रेट, एंड ये रेट दिया गया है 1.2175 स्लैश 1.2185, राइट। और साथ में आपको यूएसडी टू आईएनआर का रेट दिया गया, यूएसडी टू आईएनआर, और ये रेट दिया गया है 75.4770, 4770 और 75.4870 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, 4870, राइट। तो ये रेट आपको दिए गया है। अब आपने निकालना है इसमें से जीबीपी टू आईएनआर का रेट, जीबीपी टू आईएनआर। अब सिंपल सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, आपके पास क्या है, आप इंपोर्टर हो और आपके पास आईएनआर है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करोगे, यूएसडी को परचेज करोगे। किस रेट पर परचेज कर पाओगे, जिस रेट पर बैंक सेल करने को रेडी है, यानी कि यूएसडी टू आईएनआर का रेट अगर हम देखें वो हमारे पास रहेगा 75.4870। ये आपके पास यूएसडी टू आईएनआर का रेट है। और दूसरा कौन सा रेट एप्लीकेबल रहेगा, दैट विल बी जीबीपी टू यूएसडी। अब आप क्या करोगे, यूएसडी के बदले में जीबीपी को परचेज कर लोगे। ये बाइंग रेट है और ये सेलिंग रेट है। यूएसडी के बदले में जीबीपी को परचेज करोगे, किस रेट पर कर पाओगे, जिस रेट पर बैंक सेल करने को रेडी है, ठीक है, यानी कि 1.2185, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जो रेट आ गया जीबीपी टू यूएसडी का, वो आ गया है 1.2185, राइट। अब इसमें आपने क्या करना है, दोनों साइड पर यूएसडी यूएसडी एक जगह पर कॉमन कर लो। तो इस हम पर्टिकुलर थिंग को लिख सकते हैं, 1 यूएसडी इज इक्वलेंट टू 75.4870 आईएनआर, ठीक है। और यहां पर इसको रीराइट कर सकते हैं, 1 यूएसडी इज इक्वल टू जीबीपी डिवाइड बाय 1.2185। क्लियर है यहाँ तक? अब दोनों में से क्या करेंगे, जो आपके पास यूएसडी यूएसडी इसको इक्वेट कर देंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 75.4870 INR इज इक्वल टू GBP 1.2185, यानी कि ये बन गया GBP टू INR रेट निकल के आ गया आपके पास 1.2185 मल्टीप्लाइड बाय 75.4870, राइट। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है, 1.2185 मल्टीप्लाइड बाय 75.4870, दैट इज इक्वल टू 84.685। 84.685 देखो यहाँ पर भी इसी तरह से कैलकुलेशन की गई है, मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया गया कैलकुलेशन में, यहाँ पर 91 लिखा गया है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। वन हमारा देखो वैल्यू सेम थी, 1.12 सॉरी 1.2185 है, नॉट 1.15, मल्टीप्लाई बाय 75.487, तो ये बन गया 91.98। ठीक है जी, बिल्कुल सही आ रहा है, 91 पॉइंट आ रहा है,
इट इज 91.9809। ठीक है, यही बन रहा है और यही हमने यहाँ पर सॉल्व करी है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये वाला रेट कैसे आया आपके पास? ये चेन रूल का आपने यूजेज किया, दिस इज मेयरली द यूजेज ऑफ द चेन रूल, मेयरली द यूजेज ऑफ द चेन रूल। ओके, अब उसके बाद क्योंकि ये आपके पास अभी रेट आया था स्पोर्ट रेट, दिस इज मेयरली द स्पोर्ट रेट दैट वी हैव कैलकुलेटेड। कौन सा? जीबीपी टू आईएनआर का स्पोर्ट रेट आया आपके पास, ये वाला। ठीक है, अब इसमें जो आपके पास, क्योंकि सबसे पहली ट्रांजैक्शन टीटी ट्रांजैक्शन हुई थी, तो टीटी ट्रांजैक्शन में जो मार्जिन होगा हो सकता है आपको अलग अलग भी दिया हो। यहां पर तो सिंगल मार्जिन लिख दिया ना इन्होंने, ये आपको अलग अलग भी दिया हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर मार्जिन जो आपको दिया गया कितना, 0.20%। तो यहां पर मार्जिन को सिंपली, सिंगल मार्जिन था उसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, उसको ऐड कर दिया, क्योंकि इन्होंने इंस्टेंट सेटलमेंट ऑफ द बिल बता दिया। अगर आपको बिल डिले दिया होता कि आगे सेटल करवाने में टाइम लगा है, तो फिर बिल्स वाला सेलिंग रेट भी, सेलिंग मार्जिन भी ऐड होता। ठीक है, तो यहां पर जो रेट आया था 91.8, सॉरी 91.9809, इसमें 0.20% को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर है? और उसके साथ जो हमारा आंसर था वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ओके, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके सामने निकल के आया है। सो काइंडली ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट्स आर डेफिनेटली, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। एंड आपने डेफिनेटली इनको एग्जाम में आपने ध्यान रख के जाना है कि ये चीज़ें आप सॉल्व ज़रूर करें। एंड फर्दर जितना ज़्यादा आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतने ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। राइट, चलो अभी एग्जाम्पल हम देखते हैं फिफ्थ। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है फॉर एक्सपोर्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है एक्सपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट करना है आपने 1.5 लाख यूएसडी का, 1.5 लाख यूएसडी का। दिसंबर में स्पॉट रेट दिया गया है, फॉरवर्ड प्रीमियम दिया गया नवंबर का 30 पैसा का, मार्जिन दिया गया है, मार्जिन इज आल्सो गिवन। तो क्या मार्जिन यहाँ पर ऐड उड होगा कुछ? देखो सिंपल सी बात है, आपने तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है सिंपली, तो मार्जिन का पंगा ही नहीं है कोई बीच में। ठीक है, मार्जिन का पंगा ही नहीं बीच में। ठीक है, बट लेट्स हैव अ लुक एट इट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सपोर्ट है। ठीक है, तो आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है 1,50,000 यूएसडी का, दिस इज अ बाइंग रेट, दिस इज अ सेलिंग रेट। अब आपने एक्सपोर्ट करना है, कौन सा? एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आपके पास पैसा आएगा, 1,50,000 यूएसडी आपके पास इनवर्ड रिमिटेंस होंगे। ठीक है, सो अगर 1.5 लाख जो है वो मेरे पास इनवर्ड रिमिटेंस है, तो उसके केस में क्या करेंगे? उसके केस में मुझे इनको सेल करना है, आई वॉन्ट टू सेल दिस। और सेल किस रेट कर पाऊंगा? जिस रेट पर बैंक जो है बाय करने को रेडी है, यानी कि बाइंग कॉट विल बी गिवन। और बाइंग कॉट में एक्सचेंज मार्जिन क्या होता है? हमेशा और हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। राइट, अगर तो एक्सचेंज मार्जिन नहीं दिया हुआ फिर तो उसको देखो छेड़ना ही नहीं है, अगर दिया हो तो उसको कंसीडर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको कॉट है, ठीक है, पर्टिकुलरली फॉरवर्ड प्रीमियम है, फॉरवर्ड प्रीमियम यहाँ पर बता दिया, प्रीमियम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 75.45 प्लस 0.30, और जो मार्जिन था उसको क्या कर दिया हमने, 0.05 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, डेट इज इट। क्लियर है? तो आपका ये रेट जो था वो निकल करके आ गया है। आफ्टर दैट इट्स related टू द एग्जाम्पल नंबर 6 ओवर here. इट सेज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंपोर्ट, इंपोर्ट किया आपने यानी कि पेमेंट करनी है भाई, पेमेंट करनी है, तो कौन सा रेट एप्लीकेबल रहेगा? सेलिंग रेट वुड बी एप्लीकेबल। ठीक है, क्योंकि हम बाय करना चाहते हैं, और बाय किस रेट पर कर पाएंगे? जिस रेट पर बैंक सेल करने को रेडी है। तो यहां पर जो कॉट दिया जाएगा, दैट विल बी द सेलिंग कॉट विच विल बी गिवन, सेलिंग कॉट विल बी गिवन ओवर हियर। तो यहाँ पर यूएसडी 1 लाख है जो कि 15 सितंबर को ड्यू है, स्पॉट रेट दिया गया है, ये बाइंग रेट है, ये सेलिंग रेट है, तो सेलिंग रेट को हम पिक कर लेंगे, यानी कि 75.29 को पिक कर लिया। करेंसी प्रीमियम पर है तो 0.34 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। तो 75.29 प्लस 0.34 दैट इज इक्वल टू 75.29 प्लस 0.34 that is equal to 75.63, 75.63। और मार्जिन है 0.20% का, तो यहाँ पर क्योंकि सेलिंग कॉट है तो मार्जिन को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 0.2% को ऐड कर दिया, तो 75.78126, दिस वुड बी द आंसर। क्लियर है ये चीज? ओके, after that it's related to the example number 7. It says
foreign correspondent wants to fund their INR account by purchasing 30 million वर्सेस यूएसडी। तो फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट है यहां पर, यानी कि बाहर का कॉरेस्पोंडेंट बैंक है, wants to fund the INR अकाउंट, यानी कि आपके पास चल रहा है वोस्त्रो अकाउंट। समझ पा रहे हो इस चीज को? ये एबीसी बैंक है, मान लो ये यूएसए में है, ये इंडिया में है, और इस पर्सन का अकाउंट चल रहा है आपके पास किसमें? आईएनआर में, इंडियन रुपी में। सो दिस इज इन योर बुक्स, दिस इज व्हाट अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट आपके बुक्स में? ये है वोस्त्रो अकाउंट। आपकी बुक्स में ये वाला जो अकाउंट रहेगा, दिस इज द वोस्त्रो अकाउंट। ये वोस्त्रो अकाउंट है, राइट? अब ये वोस्त्रो अकाउंट है, तो वोस्त्रो अकाउंट जो आपके पास है यहां पर, उसमें क्या करना चाहता है? वो क्रेडिट करना चाहता है, ठीक है। आइनर अकाउंट बाय परचेजिंग 30 मिलियन रुपीज, 30 मिलियन 30 मिलियन चाहता है, यानी कि वो बेसिकली 30 मिलियन रुपीज इस अकाउंट में क्रेडिट करना चाहता है वर्सेस द यूएसडी। इंटरबैंक रेट जो है वो दिया गया, दिस इज अ बाइंग रेट एंड दिस इज अ सेलिंग रेट। नाउ फॉर इंटरबैंक मार्केट द रेट्स आर सिंपल, बाइंग रेट इज अ बाइंग रेट, सेलिंग रेट इज अ सेलिंग रेट, राइट? सो ट्रांजेक्शन इज इनवर्ड, इनवर्ड ट्रांजेक्शन है ना, यानी कि बाहर से इंडिया में तो यूएसडी आएंगे, ठीक है। फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव बैंक यूजेस अ लोअर रेट, बैंक क्या है? लोअर रेट को यूज करेगा, ठीक है। तो यहां पर वो आईएनआर को परचेज करना चाहते हैं, तो कौन सा कोड दिया जाएगा? बाइंग रेट ही दिया जाएगा, बिकॉज इट इज इंटर बैंक मार्केट रेट। ध्यान रखिएगा, दिस इज इंटर बैंक मार्केट रेट। सो बाइंग रेट विल बी गिवन, यानी कि 75.2550 वाला रेट ही यहां पर दिया जाएगा। एंड फर्दर यूएसडी कहां रिसीव होंगे? बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट में रिसीव होंगे, यानी कि इतने नोस्ट्रो अकाउंट में यूएसडी रिसीव होंगे। अगर एक्सचेंज मार्जिन दिया रहता तो वो एप्लीकेबल हो जाता, राइट? सो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करने वाले हैं, एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट, दैट इज चैप्टर 1 फ्रॉम द मॉड्यूल ए ऑफ द बीएफएम। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। किसी भी तरीके के डाउट्स हैं फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के, बीएफएम को लेकर के, सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके इस पर्टिकुलर सीरीज में। ज्वाइन कर लेना है आपको हमारे सीआईबी बैच को, जिसमें ए टू जेड सब कंसेप्ट्स को कवर किया जाएगा। So do WhatsApp us writing CAIB on the number 8360944207, and you'll be getting all the updates over there. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.